हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 9th के आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एसएसटी का, वो उस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जो चैप्टर 2 है पॉलिटिकल साइंस का। आज इसके बारे में हम इस चैप्टर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक पहली बात तो हम इसके अंदर ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होते क्या है। उसके बाद हमें थोड़ा सा इसके अंदर हमें कहाँ का पढ़ना, हमें पढ़ना है डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है वो साउथ अफ्रीका का पढ़ना है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड आ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत होती है। एंड जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम की सिचुएशन कैसी थी, किन हालातों के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के अंदर एज ए कुछ बेसिक जो टॉपिक्स है उसका हम इसके अंदर और भी डिस्कस करेंगे। वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यूज है। तो चलो आते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और पहले तो हम समझेंगे, पहले क्या समझेंगे, पहले समझेंगे इसके अंदर कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। पहले हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन देखो, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है। मतलब कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे क्या है लिखा गया, देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक्स होती है जिसके अंदर हमारे कंट्री में रूल्स एंड जो गाइडलाइंस होती है उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती है। और सभी जितनी भी गाइडलाइंस होती है वो हमारे इंडिया के सिटीजन्स और क्या होते हैं, जो हमारी सरकार होती है उसको क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है, एक सर्टेन बेसिक रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, सर्टेन बेसिक रूल्स होती है दैट द सिटीजंस एंड गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द citizen and the government have to follow such the rules together। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कहते हैं सर्टेन बेसिक रूल्स होती है। सर्टेन बेसिक क्या होती है, रूल्स होती है, पॉलिसीज होती है जिसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। और हमारे जितने भी सिटीजन्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होता है, हैव टू फॉलो। हमारे सिटीजन्स और हमारे कौन होते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या करती है, फॉलो करती है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ये सब चीजें पता है। जैसे कि हम बात करते हैं, हमें पता है कि बेसिकली देयर आर द 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होती है। एक क्या होती है, एक सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट होती है, दूसरी कौन सी लेवल पे गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल, और तीसरी लेवल जो गवर्नमेंट होती है हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं या तो हमसे पंचायती राज भी बोलते हैं। ठीक है, अब तीनों लेवल की जो गवर्नमेंट्स है उनको क्या वर्क करना है, उनको कैसे क्या काम करना है, ये सारी चीजें कौन बताएगा। अब है तो नहीं ऐसा कोई भैया कि हाँ उनको कोई जाकर बताएगा। देखो सारी चीजें की इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो उन्हें को गाइड करता है कि आपके पास क्या पावर्स, आपको कैसे वर्क करना है। जैसे कि बात है सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, फॉरेन्स डील करती है, किसके साथ कैसे रिलेशंस करने वो कौन देखती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है जैसे कि बात है एजुकेशन से रिलेटेड काम हो गया, या वहाँ के एरिया के जो डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम है, एजुकेशन वर्क हो गया, चाहे हम हेल्थ केयर वर्क की बात करते हैं या वेलफेयर की काम करती है। सारी चीज़ें भैया कौन बताता है, ये सारी चीज़ें बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हमें गाइड करता है कि भैया एक अच्छी सोसाइटी कैसे होगी। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि भैया एक सिटीजन्स की राइट्स क्या है। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू 3rd पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हमने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसके अंदर हमारा क्या आता है, राइट टू इक्वलिटी आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, कल्चर एजुकेशन राइट्स की बात करता है, राइट टू माइनॉरिटीज की बात करता है, उसके बाद क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है ना। ये भी हमारे पास क्या है, ये सब बेसिकली राइट्स होती है। टोटल 6 राइट्स है। हाँ, ये सारे जो हमारे अधिकार है ये कौन बताता है, ये सारे जो हमारे पास अधिकार है, सारे अधिकार हमें कौन बताते हैं, सारे अधिकार हमें बताते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सारी चीज़ों की डिटेल हमें कहाँ मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के में ही मिलती है। अगर कोई भी पर्सन कोई क्रिमिनल करता है, अगर कोई क्रिमिनल है उसको क्या सजा देनी है, उसको क्या मतलब कितने साल की उसको प्रिजमेंट मिलेगी, सारी चीज़ें कैसे डिसाइड की, सारी चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बेसिकली एक सेट ऑफ क्या होता है, रूल्स बुक है। बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल बुक्स है जिसको भैया वहाँ के रहने वाले हर सिटीजन और साथ में गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है। क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन दी राइट्स ऑफ सिटीजन। सिटीजन की क्या राइट्स होंगे, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डिटरमाइन द राइट्स ऑफ सिटीजन।
ठीक है। उसके बाद क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन दी पावर ऑफ द गवर्नमेंट की पावर भी डिटरमाइन करता है, एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए ये भी कौन बताता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, है ना। जैसे कि तुमने देखा होगा, जैसे जब अब अपने टाइम में था, हमारे हर स्कूल के अंदर क्या होता है कि एक प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। प्रिंसिपल तो इसमें लिखा होता है, गाइडलाइंस होती है कि भैया सबको, सभी जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सभी को इस टाइम पे स्कूल में रीच करना है, सबको मतलब इस ड्रेस कोड को पहन के आना है। सभी क्या, ये प्रिंसिपल तो है, ये क्या है, ये सूट ऑफ रूल्स नहीं, मतलब वहाँ की गाइडलाइंस नहीं है स्कूल की कि हाँ मतलब इतने बजे लंच होगा, इतने बजे आपकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, सभी स्टूडेंट को इतने बजे तक आना है, सभी बच्चों को प्रेयर में प्रेजेंट रहना है ना। क्या होती है, गाइडलाइंस होती है। तो वो भी तो क्या है, इसी तरह से हमारे कंट्री के लेवल पे क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में वही सब चीज़ें होती है, ठीक है। इसके हमें बेसिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई। अब हम जो आगे इसको जरा समझते हैं, हम अब समझेंगे आगे कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ, पहले हम साउथ अफ्रीका के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं अपने चैप्टर, इसकी आई थिंक इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा सभी, ठीक है। और आगे हम इसके अंदर और समझते हैं। इसी का आगे मैं टॉपिक अगला स्टार्ट करने जा रहा हूं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। पहले हम इस चैप्टर को मतलब इस टॉपिक्स को समझने से पहले हम पहले अफ्रीका के बारे में कुछ हिस्ट्री समझते हैं, ठीक है। पहले अफ्रीका के बारे में हम कुछ हिस्ट्री समझते हैं। जैसे कि अफ्रीका है, क्या है अफ्रीका, ठीक है। पहले क्या होता, अफ्रीका के अंदर ना वहां पे क्या चल रहा था, वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता था। वहां पर कौन सा सिस्टम था, वहां पर सिस्टम था भैया अपार्थाइड सिस्टम। ये अपार्थाइड सिस्टम क्या था, अभी इसके बारे में बताऊंगा। पहले यहाँ पे समझते हैं अफ्रीका के अंदर कौन सा सिस्टम था, अपार्थाइड सिस्टम था। इसी को हम बोलते हैं क्या, रेशियल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, सिस्टम भी कहते हैं। देखो अफ्रीका के अंदर क्या था, ड्यूरिंग क्या हुआ था, ड्यूरिंग 70-80 सेंचुरी में वहां पर क्या आती है, वहां पर एक कंपनी आती है, क्या आती है, ट्रेडिंग कंपनी आती है यूरोप से। वहां पर क्या आती है, ट्रेडिंग कंपनीज आती है यूरोप में। तो ट्रेडिंग कंपनीज कैन फ्रॉम, कहाँ से आती है, यूरोप से आती है, ठीक है। कहाँ से आती है, यूरोप से आती है, ठीक है। यूरोप से वहां पे क्या आती है, ट्रेडिंग कंपनी आती है, ठीक है। ट्रेडिंग कंपनी आती है, ठीक है, आती है, ठीक है, विद आर्म्स एंड फोर्सेस, क्या आती है, अपने आर्म्स और फोर्सेस के साथ, ठीक। और ये जो ट्रेडिंग कंपनी होती है ना, ट्रेडिंग कंपनी जो यूरोप, कहाँ के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, ठीक। ये कहाँ के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं। अब पता है यूरोप के लोग क्या होते हैं, थोड़े से गोरे होते हैं ना, उनके चेहरे देखना कैसे गोरे गोरे से लगते हैं हमें, है ना। इसी तरह से क्या थे, यूरोप के बंदे थे गोरे, यहाँ पे क्या थे, गोरे थे। अब जो पता है अफ्रीका के अंदर कैसे लोग होते हैं, एकदम काले, ठीक है, काले लोग होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भैया ये जो अफ्रीका होता है ना, ये अफ्रीका क्या होता है, दो बेसिकली सिस्टम में बढ़ जाता है। एक तो ये व्हाइट ग्रुप में बढ़ जाता है, एक तो नॉन व्हाइट ग्रुप में बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं, एक तो ये व्हाइट ग्रुप में बढ़ गए, एक तो क्या होगा, नॉन व्हाइट ग्रुप में। अच्छा ठीक है, पहले तो मैं बताता अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है। अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है, अपार्थाइड सिस्टम है क्या, अपार्थाइड सिस्टम होता है जब पीपल क्या होते हैं, जब क्या करते हैं, जब वो पीपल जो होते हैं डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर,
जब क्या होता है, जब किसी कंट्री के लोग क्या करते हैं, जब फेस के जो कलर्स होते हैं, जब स्किन के जो कलर्स होते हैं, जब काले गोरे, इन सब यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ भेदभाव कहते हैं, ऐसे कहते हैं अरे तू काला है, तेरे साथ नहीं बैठूंगा, तेरे साथ बात नहीं करूँगा, तू काला आदमी है ना, ऐसा बोलते हैं। तो यही क्या था, ये अफ्रीका के अंदर ऐसा सिस्टम डेवलप, ऐसा सिस्टम कहाँ डेवलप हो गया था, ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया था वहाँ अफ्रीका के अंदर। क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेडिंग कंपनी आती है। क्या आती है, जब मैं बात करूँ 17th सेंचुरी की, उस टाइम पे क्या आती है, ट्रेडिंग कंपनी कैम फ्रॉम यूरोप से आती है विद आर्म्स एंड फोर्सेस को, विद आर्म्स एंड फोर्सेस को। और जो ट्रेडिंग कंपनीज होती है, अभी जो ट्रेडिंग कंपनी होती है लार्ज, उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ वाइट, जो लोग होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वाइट वर सेटल्ड, वहाँ पे आगे क्या आते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं, क्या आते हैं, सेटल हो जाते हैं, एंड बिकम क्या बन जाते हैं, सेटल होना, क्या बन गए वहाँ पे, बन गए वो लोकल, क्या बन गए वहाँ के, लोकल रूलर बन गए। ठीक है, यहाँ के क्या बन गए, लोकल रूलर बन गए। अच्छा हाँ, अपार्थाइड सिस्टम था क्या, अपार्थाइड सिस्टम बेसिकली क्या होता है, व्हेन पीपल, ठीक है, व्हेन पीपल discriminate with each other on the basis of their किन बेसिस पे कर रहे हैं भेदभाव, किस बेसिस पे कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, किस बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, किस कलर पे, स्किन के कलर पे। ठीक है, समझ गया ना, स्किन कलर कैसा, तू काला है मैं गोरा हूँ, अब देखो थोड़ा गोरे लोग थोड़ा एटीट्यूड में चलते हैं, तो ये भी यूरोप वाले थे, इनके अंदर थोड़ा एटीट्यूड है। पहले ये आते 17th सेंचुरी में आते हैं ट्रेडिंग के पर्पस, लेकिन आते के साथ आर्म्स एंड फोर्सेस को ले जाते हैं। अब यहाँ के जो होते हैं, जो व्हाइट, मैंने बोला था ना कि अफ्रीका के अंदर दो ग्रुप में बढ़ गए लोग, एक तो व्हाइट, एक हो गए नॉन व्हाइट हो गए। ठीक है, एक तो व्हाइट थे, एक क्या हो गए वो नॉन व्हाइट हो जाते हैं। ठीक है, इतना हम समझ गए। ठीक है, अब जो क्या होता है, यहाँ पर जो व्हाइट पीपल होते हैं वो क्या होता है, सेटल हो जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, सेटल हो जाते हैं, फिर बिकम अ लोकल रूलर, फिर वहाँ के क्या बन जाते हैं, वो लोकल रूलर बन जाते हैं। ठीक है, इतनी थोड़ी बहुत कहानी समझ आ रही है, थोड़ी बहुत समझ आ रही है, आगे और समझते हैं और चलो और डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब उसी पॉइंट्स को मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, अफ्रीका के अंदर जो टू थर्ड ऑफ दी जो पॉपुलेशन थी, 2/3 ऑफ दी पॉपुलेशन जो थी, कौन सी थी, 2/3 ऑफ दी जो पॉपुलेशन थी वो कैसी थी, वो ब्लैक थी। कैसी थी, वो ब्लैक थी। 2/3 ऑफ दी पॉपुलेशन कैसी थी यहाँ की, ब्लैक थी। अच्छा ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक होगी। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर 2/3 जो यहाँ के जो व्हाइट रूलर्स थे, कौन, मैंने बताया था ना कि अफ्रीका के अंदर दो ग्रुप में बढ़ गए लोग। कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर लोग क्या हो गए, दो हिस्सों में बढ़ गए। एक तो भैया व्हाइट हो गए, एक हो गए नॉन व्हाइट हो गए। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो, नॉन व्हाइट हो गए। अब ये व्हाइट और नॉन व्हाइट के बीच में काफी बड़े लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होते थे, अब ये व्हाइट पीपल के लिए क्या था, व्हाइट पीपल के एक सेपरेट एरिया होता था, ये क्या होता था, एक सेपरेट लोकेशन होता था, सेपरेट सोसाइटीज होती थी, और वहाँ पे बहुत अच्छे से फैसिलिटी मिलती थी। जो गोरे गोरे लोग होते हैं उनको अच्छे से फैसिलिटी दी जाती थी। वहीं पे जो नॉन व्हाइट थे, इनके पास क्या था कि इनके पास ना ही अच्छी फैसिलिटी मिलती थी। ठीक है, अब जैसे कि बात करते हैं फैसिलिटी कैसे, देखो हर कंट्री के अंदर बेसिक फैसिलिटी कहते हैं एजुकेशन होते हैं। ठीक है, जैसे कि हेल्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या था कि अफ्रीका के अंदर ना सारी अच्छी सी फैसिलिटी किनको मिलने लग गई, वहाँ के व्हाइट लोगों को, और जो नॉन व्हाइट थे उनको अच्छी फैसिलिटी मतलब ना के बराबर, समझ जाओ ऐसा कुछ खास था। अब देखो फिर यहाँ पे क्या हो रहा था, फिर जरा समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की जो 2/3 ऑफ जो पॉपुलेशन थी कैसी थी, ब्लैक थी। ठीक है, और इस कंट्री में जो व्हाइट जो रूलर थे, ट्रेटेड क्या होते, जो व्हाइट के जो रूलर थे, ट्रेटेड करते थे, क्या ट्रेट करते, ट्रेटेड करते थे। ऑल जो नॉन व्हाइट ग्रुप थे उनके साथ कैसे, नॉन व्हाइट के साथ एज अ इंफीरियर, कैसा ट्रीटेड करते थे, इंफीरियर, मतलब उनको ऐसा समझा ही नहीं, और उनको दूर करके साइड करके, भाई तुम हो, तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं, ऐसा उनको बिहेव करते थे उनके साथ। ठीक है, ये भी हम समझिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या था अफ्रीका के अंदर, और क्या एक दिक्कत दिखने दे रही थी, ये कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे और कैसे कर रहे थे, जो नॉन व्हाइट
जो पीपल थे, जो नॉन वाइट पीपल की बात करूँ, जो नॉन वाइट, ठीक है, यहाँ पे जो वाइट थे, डिड नॉट, जो नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट, डिड नॉट हैव राइट टू वोट बोल सकते हैं, या वोटिंग राइट हम बोल सकते हैं। तो इनके पास क्या नहीं था, इनके पास वोटिंग राइट नहीं था, डिड नॉट हैव वोटिंग राइट, ठीक है, ये भी हम समझिए, वोटिंग राइट नहीं थे, ठीक है। और क्या था अफ्रीका, और क्या दिक्कत देखने को मिल रही थी, यहाँ के जो लोग थे, जो नॉन थे, they were forbidden from living, कहाँ, living in white area, ठीक है, white area। जो नॉन वाइट थे उनके लिए क्या था, उनके लिए वाइट एरिया में रहने पे क्या थे, रिस्ट्रिक्शन थी, क्या थी, रिस्ट्रिक्शन थी, मतलब जो सोसाइटीज फॉर्म हुई थी वहाँ पे क्या थी, कॉलोनियल सोसाइटीज फॉर्म हुई थी अफ्रीका के अंदर। तो वहाँ पर क्या था कि नॉन वाइट और वाइट वालों के लिए अलग था, ठीक है। वाइट वालों की जो साइड उसमें बहुत अच्छी सी फैसिलिटी थी, काफ़ी अच्छे घर थे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था कि जो नॉन वाइट थे उनके लिए थी वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन, क्या थी वहाँ पर उनके लिए, रिस्ट्रिक्शन थी। हाँ, बोलते थे अरे तुम नहीं आओगे, ऐसा बोलते, क्या बोलते, जो व्हाइट वाले होते थे वो कहते थे तुम हमारी सोसाइटी में यहाँ कदम तक नहीं रह सकते, ऐसे रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है। ये भी ठीक है। उसके बाद क्या था कि अफ्रीका के अंदर क्या था, एक पॉलिसी फॉर्मुलेट होती, क्या फॉर्मुलेट होती, अच्छा ठीक है, पॉलिसी थी। और साथ में वो भी थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पर जो अफ्रीका के अंदर जो नॉन वाइट थे वो भैया वाइट एरिया में काम तो कर सकते थे, बट कब दे हैड अ परमिट, जब उनके पास परमिट होता था, मतलब उनको बताया जाता है कि हाँ आप आ सकते हो, अब नहीं आ सकते, तो उनका परमिट के यहाँ पे क्या करते थे, एंटर कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या थे कि अफ्रीका के अंदर एक पॉलिसी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। ये पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन है क्या, पहले समझा देता हूँ। जैसे कि स्कूल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, चाहे मैं मॉल्स की बात कर लूँ, चाहे मैं होटल्स की बात कर लेता हूँ, चाहे मैं थिएटर्स की बात कर लेता हूँ, और ऐसी थोड़ी बातें जैसे कि लाइब्रेरीज हो गई, जैसे कि कॉलेजेस हो गए, इन सभी जो चीज़ें जो थी, ये जो चीज़ें थे वर ऑल सेपरेट फॉर वाइट एंड नॉन वाइट। ये सारी जो चीज़ें थी वो वाइट वालों के लिए अलग थी और जो नॉन वाइट वालों के लिए क्या थी, अलग थी। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या थे, अफ्रीका के अंदर क्या थी, पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन थी, पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन थी। ये पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन क्या थी, पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन थी जो बेसिक फैसिलिटी वाली जो चीज़ें थी, जो बेसिक फैसिलिटी वाली जो चीज़ें थी वो क्या थी, सेपरेट थी। क्या थी, सेपरेट थी। किन के लिए, वाइट वालों के लिए, और नॉन वाइट वालों के लिए क्या थी, सेपरेट थी। ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है, जस्ट लिख देता हूँ। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं हेल्थ, हॉस्पिटल्स, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल्स की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, चाहे मैं होटल की बात कर लेता हूँ, चाहे मैं कॉलेजेस की बात कर लेता हूँ, लाइब्रेरीज़ की बात कर लेता हूँ, ठीक है, होटल्स हो गए, लाइब्रेरीज हो गए, ठीक है, चाहे मैं मॉल की बात कर लेता हूँ, एक्सेट्रा। मतलब इन सभी क्या थे, वर ऑल सेपरेट। क्या चीज़ थी, सारी चीज़ें सेपरेट थी, सेपरेट फॉर वाइट एंड ब्लैक बोलो या नॉन वाइट बोलो, ठीक है, वाइट और नॉन वाइट, ये सभी चीज़ें क्या थी, सेपरेट थी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन था। जी इतने ज़्यादा लार्ज स्केल पर होता है ना, कि इतने ज़्यादा लार्ज स्केल पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर लोगों को धीरे धीरे एहसास होने लग गया, फिर वहाँ के जो नॉन वाइट जो पीपल थे उनको रियलाइज होता है कि यार हमारे साथ तो गलत हो रहा है ना, इसमें क्या ऐसा क्या भेदभाव कि भैया तुम काले गोरे लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, हमें जो फैसिलिटी उनको तो हमें वो बेसिक फैसिलिटी दे रहे हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है सब बेकार कर रखी है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें इनको अब रियलाइज होने लगता है। फिर हम बात करते हैं, ठीक है, अब आगे जो थोड़ा सा जो जैसे कि जब हम ईयर्स की आते हैं, मैं थोड़ा सा टाइमलाइंस में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको इजी टू अंडरस्टैंड पाए, ठीक है। आगे क्या होता है, फिर हम बात करते हैं उनसे। यहाँ पे देखो, इस पूरे अफ्रीका के अंदर ना जब ये क्या होता है, वहाँ पे होता है, फिर वहाँ के लोग हो जाते हैं, जब वहाँ के लोगों को रियलाइज होता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ के जो देखो, यहाँ पे अफ्रीका के अंदर चीज़ और थी, यहाँ पे कुछ इंडियंस भी थे। क्या थे, यहाँ पे कुछ इंडियंस भी थे, यहाँ के तो थे, यहाँ के लोग थे जो ब्लैक थे, यहाँ पे कुछ इंडियंस भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे
फिर वो कुछ इंडियंस थे वो भी क्या, तो उन सबको रियलाइज होता है कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, तो फिर ये क्या होता है इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। क्या अगेंस्ट होते हैं, किसके अगेंस्ट, अपार्थाइड सिस्टम के। क्या होता है अगेंस्ट। इस पूरे कहानी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पर्सन होते हैं कौन होते हैं, नेल्सन मंडेला होते हैं, जिनका रोल होता है ये जो फाइट था किसके अगेंस्ट था, फाइट जो अगेंस्ट था वो अपार्थाइड सिस्टम में। ठीक है, तो आगे हम थोड़ा और समझते हैं। तो जरा एक टाइमलाइन बनाता हूँ, उसके थ्रू मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ, इससे आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ सिंस 1950, कब की बात कर रहा हूँ मैं, सिंस 1950 में। अब 1950 में क्या होता है, जो हमारे जो क्या होते हैं 1950 में होता है जो ब्लैक थे और कुछ जो इंडियन थे जो ब्लैक थे, ठीक है, 1950 में ब्लैक एंड इंडियन फॉर अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम्स। क्या होते हैं, अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ाई करते हैं, कहते हैं अब हम नहीं, अब ये बहुत चीज़ें ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होने लगी। तो वहाँ पे एक क्या होती है, एक पार्टी फॉर्म होती है। क्या होती है, एक पार्टी क्या होती है, फॉर्म होती है। ठीक है, इसी ईयर में क्या होती है, एक पार्टी फॉर्म होती है। इस ईयर में एक पार्टी फॉर्म हुई, कौन सी पार्टी फॉर्म हुई, वो फॉर्म होती है अफ्रीकन, क्या होती है अफ्रीकन। वहाँ पे कौन सी पार्टी फॉर्म होती है, वहाँ पे जो पार्टी एक फॉर्म होती है, वहाँ पे एक पार्टी फॉर्म होती है जिसका नाम क्या होता है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। वहाँ पे क्या होती है, ANC। अब ये जो पार्टी होती है ना, ये पार्टी क्या होती है, एक्ट एज अ, क्या होती है, एक्ट एज अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। किसकी तरह वर्क करती है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करती है, जिनका पर्पस क्या होता है, जिनका मेन पर्पस होता है, जिनका मेन पर्पस होता है फोर्थ अगेंस्ट, मतलब जिनका मेन पर्पस क्या होता है, जिनका मेन पर्पस होता है फोर्थ अगेंस्ट। ठीक है, मतलब कि बोल सकते हैं अगेंस्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। जो क्या होता है, जो सेग्रीगेशन की जो पॉलिसी थी अफ्रीका के अंदर, कैसी पॉलिसी थी अफ्रीका के अंदर, सेग्रीगेशन मतलब कि नॉन वाइट और जो वाइट लोग थे उनके लिए क्या था, उनके लिए जो बेसिक फैसिलिटी वाली चीजें थी क्या थी, सेपरेट थी। क्या थी, सेपरेट। चाहे स्कूल्स की बात कर ले, कॉलेजेस की बात कर ले, होटल्स की बात कर लेते, चाहे मॉल्स की बात कर लेते, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस की हम बात कर लेते हैं या कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें क्या थी कि जो व्हाइट वाले लोगों के लिए, जो नॉन व्हाइट थे उनके लिए क्या थी, सेपरेट थी। ठीक है, मतलब कि बेसिक बोल सकते हैं कि व्हाइट वालों के लिए अच्छी सोसाइटीज थी, उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज दी जाती थी, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जा सकते थे। ये बेसिक सी कुछ फैसिलिटी जो सबको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती थी, तो ये भी थे, ये भी इसके अगेंस्ट है, सेग्रीगेशन के। क्या थे, सेग्रीगेशन के अगेंस्ट में थे। ठीक है, समझ गए। फिर ये पार्टी के अंदर क्या होता है, इस पार्टी के अंदर, तो इसी पार्टी के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे जो वर्कर्स होते हैं ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं, ज्वाइन द मैनी वर्कर्स एंड कम्युनिस्ट पार्टी। बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी और जो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो भी इस पार्टी में आके क्या आते हैं, साथ जुड़ जाते हैं, जो ये मूवमेंट अभी स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये इसमें क्या आते हैं, ज्वाइन मैनी वर्कर्स एंड कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ओके, समझ गए। उसके बाद क्या आता है कि बट वहां पर जो क्या होता है, जो व्हाइट रूलर जो होते हैं, होते हैं कंटिन्यू, जो व्हाइट जो होते हैं वहाँ की जो व्हाइट गवर्नमेंट होती है, व्हाइट गवर्नमेंट कंटिन्यू रूल बाय डिटेनिंग। जो इस मूवमेंट में थे सबको डिटेन कर लेते, सबको टॉर्चर करते कि भैया मत करो मतलब टॉर्चर का समझ, टॉर्चर करते। साथ में क्या होता है कि वहां पर लगभग किल द थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक पीपल। वहां पे लगभग, हम ऐसा बोला जाता है इन सेट अकॉर्डिंग कि वहां पे हजार से ज़्यादा तक लोगों को क्या कर देता है, उसमें मार दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही थी। इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ पर जो वाइट गवर्नमेंट होती है, कौन सी गवर्नमेंट, वाइट गवर्नमेंट। ठीक है, वाइट गवर्नमेंट थी। वाइट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, यहाँ की जो वाइट गवर्नमेंट थी,
क्या करती है, पहले तो भैया अपने रूल को कंटिन्यू करने के लिए, अपने रूल को कंटिन्यू करने के लिए क्या करते हैं, अपने रूल को कंटिन्यू करने के लिए वो डिटेन करती है, मतलब कि अरेस्ट कर लेती है, साथ में क्या करती है, टॉर्चर करती है, ठीक है समझिए, टॉर्चर करती है, और क्या करती है, किलिंग, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स लोगों को क्या करती है, मार देती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे का, ठीक है। ये तो 1950 का था, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। फिर इसी तरह फिर 1950 के बाद फिर हम बात करते हैं 1964। मैंने बोला था ना, इस पूरे मूवमेंट के अंदर जो मूवमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन लीडर से हम बात करते हैं, नेल्सन मंडेला जी का ज़्यादा इसके अंदर क्या था, उनका योगदान था, ठीक है, उनका ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो फिर 1964 में क्या होता है, जैसे कि ये सारी चीज़ें सिनेरियो हो ही रहा था, फिर 1964 में ऐसा होता है कि जो नेल्सन जो मंडेला थे, ठीक है, जो नेल्सन मंडेला जी थे, नेल्सन मंडेला एंड जो बाकी के जो अदर लीडर थे, बाकी के जो अदर जो लीडर थे, इनको क्या कर दिया जाता है, इनको भैया इनको क्या करता है, इनको इम्प्रिजमेंट किया जाता है, क्या करता है, इनको सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब कि पूरे जिंदगी भर के कारावास की सजा दी जाती है, क्या इनको जेल में डाल दिया जाता है। क्या जो नेल्सन मंडेला थे, नेल्सन मंडेला जी एंड जो बाकी के जो अदर लीडर थे, जिनका क्या था इस मूवमेंट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो पूरे मूवमेंट को मेन लीड कर रहे थे, उनको क्या कहते हैं, अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है एंड दे वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो इनको क्या कहता है, इनको ना लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है समझ गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लगभग हम बोल सकते हैं जो नेल्सन मंडेला जी थे, उनका ना लगभग इनको 27 साल तक जेल में रखा गया था, 27 साल तक क्या रखा था, जेल में रखा गया था, ठीक है। फिर इससे लगभग इन्होंने क्या किया था कि जो नेल्सन मंडेला जी थे, he spent 20 years, like 27 years, ठीक है, 27 of his life in साउथ अफ्रीका के अंदर क्या करते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, ठीक है। और इनको जिस जेल में, ऐसा बोला जिस जेल में इनको प्रिजन किया था, उस जेल का नाम क्या था, रोबन आइलैंड, ऐसा कुछ नाम था, ठीक है, क्या नाम था उसको, जहाँ पे इनको प्रिजन बना के रखा गया था, उस प्रिजन कौन सा आइलैंड पर रखा गया था, रोबन, ठीक है, रोबन आइलैंड, ठीक है। और ये क्या करते हैं, नेल्सन मंडेला जी कितने साल तक अपने स्पेंड किया लाइफ को, 27 ईयर्स, कितनी ईयर्स तक, 27 सालों तक, ठीक है। फिर आगे हम थोड़ा और आगे समझते हैं, फिर आते हैं 1994 में। फिर 1994 में क्या होता है, 1994 में फिर वहाँ के वाइट लोगों को, मतलब जो वाइट जो गवर्नमेंट को रियलाइज होता है, यार ऐसा चीज़ें चलने वाली नहीं है, हमें इनको क्या करना पड़ेगा, फिर इनको इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, ठीक है, फिर रिपब्लिक की बात करते हैं। तो फिर क्या होता है 1994 में, ड्यूरिंग 1984 एट द मिडनाइट, अब मिडनाइट, जैसे कि मिडनाइट की बात करें, मिडनाइट 26 अप्रैल, 26 अप्रैल को क्या कर दिया जाता है, इन जो अफ्रीका होती है, जो अफ्रीका कंट्री होती है, उसको रिपब्लिक कर दिया, क्या कर दिया, रिपब्लिक कर दिया, और अपने जो नेशनल जो फ्लैग्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ये फ्लरिश करते हैं, क्या करते हैं, नेशनल फ्लैग को ये फ्लरिश करते हैं, और एक तरह से न्यू डेमोक्रेसी क्या करती है, न्यू डेमोक्रेसी यहाँ पे क्या होती है, बॉर्न होती है। फिर आगे चल के अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने डेमोक्रेसी को अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चीज़ों को फॉर्म करते हैं, फिर चीज़ों को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वाली जो बेसिक टाइमलाइंस के जो थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है, क्या हुआ आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ठीक है। और आगे हम अपने और टॉपिक, इसी चैप्टर के आगे और टॉपिक्स हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ठीक ना, ऐसा ठीक है ना, टाइमलाइन के थ्रू मैं एक ही जगह सारी चीज़ों को मैंने क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। अब आगे और चीज़ों को हम समझते हैं। अब अगले टॉपिक हमारा आता है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, ठीक, जरा समझते हैं इसको भी, ये भी हमारा अच्छा टॉपिक है। पहला पॉइंट बात करेंगे डिग्री ऑफ ट्रस्ट, किसकी बात करेंगे हम, डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या होता है, डिग्री ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करता है अमंग अ सिटीजन, है ना, या सिटीजन विद अमंग अ सिटीजन एंड सिटीजन गवर्नमेंट के बीच में क्या होता है, एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट बनाता है, एक कोऑर्डिनेशन बनाता है। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट बनाता है। ठीक है, अगला ये क्या करता है, अगला इसी तरह समझते हैं डिग्री ऑफ ट्रस्ट के बाद हमारे क्या है, पहला पॉइंट हो गया डिग्री ऑफ ट्रस्ट हो गया। ठीक है, डिग्री ऑफ ट्रस्ट हो गया। ठीक है, अगला आता है हाउ द गवर्नमेंट, हाउ द गवर्नमेंट, अगला क्या है, हाउ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हाउ विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, है ना, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, ये सारी चीजें कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बताता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि अगर भैया देखो एवरी 5 ईयर पे क्या होना चाहिए, इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए, और इलेक्शन में वही पार्टी जीतेगी जिसके पास क्या होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा बहुमत होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स होंगे, उस पार्टी की क्या बनेगी, सरकार बनेगी। तो ये हमें कहीं ना कहीं ये गाइड कर भी रहा है कि भैया कोई भी गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूटेड होगी। ठीक है, कैसे कॉन्स्टिट्यूटेड होगी। ठीक है, उसके बाद करते हैं हु, उसके बाद करते हैं हु विल हैव, इसी में हु विल हैव power, who will have power to make which decisions, मतलब डिसीजंस लेने की पावर किसके पास होगी, ये भी कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया देखो फाइनल डिसीजन जो लेगा कौन लेता है, जो पार्टी, जिस भी पार्टी की सरकार होती है, जो भी पार्टी क्या होती है, वोटिंग के थ्रू क्या होती है, वोटिंग के थ्रू जीती हुई, उसी पार्टी की क्या बनती है, उसी पार्टी के पास ये पावर्स होती है कि उसी के फाइनल डिसीजंस क्या किए जाएंगे, कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसी तरह से और हम इसके अंदर पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरह से और हम पॉइंट्स को समझते हैं। ये क्या करता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स की पावर्स को क्या करता है, ये लिमिट करता है। मैंने पहले ही बताया था, इससे पहले जब हमने चैप्टर्स पढ़ा था, है ना, हमने पढ़ा था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी वाला चैप्टर्स। तो अगर आपने उस वीडियो को ना देखा तो जाके प्लीज देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि हमारा जो देखो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जिसमें गवर्नमेंट की जो पावर्स होती है, किसकी पावर्स, गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। ये लिमिटेड कौन करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। बट अगर मैं बात करता हूँ तो सिटीजन्स की जो पावर्स होती है, किसकी पावर, अगर मैं सिटीजन की पावर करता हूँ वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो कह सकते हैं कि भैया गवर्नमेंट की पावर क्या करता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लिमिट करता है। तो लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, बोल सकते हैं ना, लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पावर ऑफ द क्या होती है, गवर्नमेंट। तो ठीक है, इसी तरह से लिमिट द पावर ऑफ द क्या होती है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, tell as what the right of citizen, सिटीजन्स के कौन कौन से राइट्स हैं वो भी हमें कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ये सब कुछ ऐसे रीजन है जिसके वजह हमें क्या जरूरत पड़ती है, व्हाई डू वी नीड अ, कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि भैया एक सिटीजन्स की क्या क्या राइट है। जैसे मैंने बताया था फंडामेंटल राइट पार्ट हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमें सारी चीजें बताता है। जैसे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक हमारी सब चीज़ें के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। क्लियर, तो अगला क्या आता है, अगला क्या आता है, अगला क्या आता है, क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटीज। क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटीज। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भैया ये अच्छी सोसाइटी भी फॉर्म करता है, क्योंकि इसके अंदर लिखे गए जो रूल्स है, जो गाइडलाइंस है, एक अच्छी सोसाइटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा गया है कि एक अच्छी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। ये भी हमें क्या बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। ठीक है, मतलब क्या चीज़ें सही है ना, क्या चीज़ें गलत है, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू डू नॉट। तो ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो बोर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छी सोसाइटीज़ को भी क्या करता है, ये फॉर्म करता है। क्या करता है, फॉर्म करता है। मतलब बेसिकली बताता है कि भैया ये चीज़ें गलत है। अब जैसे चोरी करना गलत है, मर्डर करना गलत है, तो ये अच्छी सोसाइटी का कहाँ से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छी सोसाइटी में भैया मर्डर करना गलत है या चोरी करना गलत है, सारी चीज़ें तो भैया गलत है। तो ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि एक अच्छी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो हम बता सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, तो
नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी में हम आगे और पॉइंट्स को हम समझते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी चैप्टर में अगला टॉपिक आता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहले जरा चीजें कुछ समझते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया जाता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, तो उस टाइम जब हमारे कंट्री के जो उस टाइम के कंट्री के जो सर्कमस्टेंसेस है काफ़ी डिफिकल्ट है। कैसे डिफिकल्ट है? एक तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना क्या है, तो समझाता हूँ। देखो, कोई भी लॉ या जब कोई रूल पास होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि देखो, जब भी कोई लॉ या रूल पास होने का मतलब होता है कि वो ना एक्सेप्टेड बाय क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, मतलब सोसाइटी भी चीज़ को एक्सेप्ट करे। तो हमारे जितने भी जो मेंबर्स थे, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहे थे, बना रहे थे, जब ड्राफ्ट कर रहे थे, तो उनके पास क्या था, उनके पास सबसे बड़ी एक चुनौती ये आती है कि एक तो हमारे कंट्री क्या है, ह्यूज एंड डाइवर्स नेशन कंट्री। ह्यूज एंड डाइवर्स नेशन कैसे कंट्री, यहाँ पर डिफरेंट लिंग्विस्टिक के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री क्या करती है, डाइवर्स करती है, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा फॉर्म करना था कि सभी ये जो ऐसा चीज़ें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन रखें जिससे ये सभी इसको क्या करें, एक्सेप्टेड हो, है ना, सभी लोग इसको क्या करें, एक्सेप्ट करें। और दूसरे बड़ी सबसे बड़ी सर्कमस्टेंस ये भी थी कि हमारे कंट्री के अंदर क्या होता है, पार्टीशन हो रहा था, है ना, पार्टीशन भी हो रहा था, जिसके अंदर क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान क्या होते हैं, दो कंट्री अलग अलग क्या होते हैं, फॉर्म हो रहे थे। रीज़न क्या था भैया, रिलीजन बेसिस पे हो रहे थे, है ना। पाकिस्तान जो कुछ मुस्लिम मतलब कि क्या उस टाइम के जो पाकिस्तान के उस टाइम के जो लोग थे क्या थे, रिलीजन बेसिस पे कंट्री को डिवाइड कर रहे थे। और डिवाइड करते ही अचानक से जो डिवीजन हुआ था और लोगों को पता नहीं चला कि भैया कुछ ऐसे लोग थे जो इंडिया में, कुछ लोग थे ऐसे जो पाकिस्तान में थे जिनको भी इंडिया आना था, कुछ लोगों को पाकिस्तान थे, ऐसा हुआ था। तो इस केस में क्या, इधर उधर लोग क्या कर रहे थे, अपने आप को इधर उधर जा रहे थे। तो ये वायलेशन में क्या होता है, ऐसा लगभग बोला जाता है कि 10 लाख लोगों तक की इसमें क्या हुई थी, जान चली गई थी। मतलब इस इतने लार्ज मतलब इतने बड़े स्केल पे क्या होता है, ये वायलेशन हुआ था, ठीक है। ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती। एक चुनौती थी प्रिंसली स्टेट। देखो, जब हमारा कंट्री जब क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था, जब क्या था, जब यहाँ पे हमारे कंट्री के ऊपर क्या था, कॉलोनियल जब रूल से, तो हमारे कंट्री के अंदर क्या थे, जब वो जाते तो वहाँ पर 3 तरह के स्टेट्स होते हैं। एक होते हैं प्रिंसली स्टेट, एक थे इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है। अब ये सब चीज़ें इसके अंदर अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने समझा कि जो प्रिंसली स्टेट थे ना, उनके पास ना 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। क्या 3 ऑप्शन दिए गए थे? प्रिंसली स्टेट होता क्या, प्रिंसली स्टेट वो स्टेट था जैसे कि बोला जाता है कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर रूल था किसका, जैसे किंग का रूल था, ऐसा बोलते हैं। तो जब हमारा कंट्री क्या हुआ, रिपब्लिक हुआ, तो रिपब्लिक जब पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन में पता है कि एक तो भैया पाकिस्तान, एक इंडिया, एक इंडिपेंडेंस था। तो प्रिंसली स्टेट के पास ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप किसको चुनेंगे, आप बताइए कि आपको चुनना किसको, आपको पाकिस्तान में जाना, आपको इंडिया में आना, या आपको इंडिपेंडेंस ही रहना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस होते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशंस होते हैं, ठीक है। वो अलग सी बात है, वो अलग ही बात है, उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। बस हमें समझना है कि हमारे पास क्या होता है, ये डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे। हम पहले समझेंगे हमारे पास कौन कौन से ऐसे जो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे जब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता, जब बनाया जा रहा था। तो एक था वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे हमारे उस टाइम कंट्री में। ठीक है। तो एक था क्या था, ह्यूज एंड डाइवर्स। हमारी जो कंट्री क्या है, वो डाइवर्स नेशन है। कैसे डाइवर्स नेशन, मैं समझा चुका डाइवर्स नेशन कैसे, यहाँ पर डिफरेंट लिंग्विस्टिक के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे साथ में उधर डिफरेंट कास्ट के भी लोग रहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के भी हमें काफ़ी सारे लोग देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या है, इस वजह से हमारी कंट्री एक डाइवर्स नेशन है। ये तो सबसे बड़ा इशू तो है भाई, ये सबसे बड़ा डिफरेंट तो है कि हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालना पड़ेगा, वो सभी लोगों द्वारा क्या है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात एक क्या हो रहा था, मैंने बताया था उसी टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था, तो क्या हो रहा था, उस टाइम पे पार्टीशन हो रहा था। क्या हो रहा था, पार्टीशन भी तो हो रहा था। पार्टीशन होता है जिसके अंदर वायलेंस हो रहा था। क्या हो रहा था, वायलेंस हो रहा था, ठीक है, वायलेंस हो रहा था। फिर हमारे पास क्या था, कुछ प्रिंसली स्टेट भी थे,
क्या थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे। अब प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शन थे, एक तो इंडिया, फिर एक था पाकिस्तान और इंडिपेंडेंस। क्या थे, इंडिपेंडेंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट के पास ना 3 ऑप्शन, या तो आप इंडिया के साथ आ जाइए, या तो आप पाकिस्तान के साथ चले जाइए, या तो आप इंडिपेंडेंस हो जाइए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और बोली, जब मतलब कि मेक जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था तब यहाँ पे हम बात करेंगे वैल्यूज की भी तो बात करेंगे, ठीक है। अब पता है कि हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस मतलब कि इंडिपेंडेंट या हम बोलते हैं आज़ाद कराने में काफ़ी सारे जो लीडर्स थे उनका काफ़ी बड़े लेवल पे योगदान था, है ना, योगदान तो था। तो उनके लिए भी तो उनकी वैल्यूज की बात करेंगे, ठीक है। उनके द्वारा दिए गए जो बलिदान है उसको ऐसे जायज मतलब कि उनके द्वारा दिए गए जो बलिदान थे उनके लिए तो उनकी वैल्यूज को करते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज की भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज की भी बात करेंगे। वैल्यूज के अंदर हम किसी बात करें, वैल्यूज के अंदर इक्वलिटी की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, इक्वलिटी की बात करेंगे, ठीक है। उनके द्वारा दिए गए जो पार्टीशन थे, जो लीडर्स थे, जब हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने में उनका जो पार्टिसिपेशन था उनको भी हमें देखते हुए चलना है, ठीक है, उनको भी हमें देखते रहना। तो ये भी था पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये भी हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम सोशलिस्ट की बात करेंगे और हम जस्टिस की बात करेंगे। ये हमारे कुछ वैल्यूज, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये वैल्यूज हमें देखना है, हमें ये वैल्यूज को भी हमें क्या करना है, कंसीडर करने हैं। ये तो हमें इक्वलिटी भी देखनी है। उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है भैया सोशलिस्ट, क्या होना चाहिए, सोशलिस्ट। अब देखो जब हमारा जब कंट्री इंडिपेंडेंस हो, जब पता है कि भैया देखो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने हमारी कंट्री को कितनी बुरी तरह से लूट लिया था, है ना। हमारे कंट्री के जो हमारे कंट्री में काफ़ी बड़े लेवल पे क्या होती है, बुक में जैसे हमें चीज़ें देखने को भी मिल रही थी, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सोशलिस्ट की भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जस्टिस की भी बात करेंगे, ओके, ठीक है। अभी हम समझेंगे, अगर हम समझे हमारा जब मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने जब क्या कहता है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं मेकिंग ऑफ द, सबसे पहले 1928 के अंदर क्या थे, एक मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू एंड जो बाकी के 8 अदर जो लीडर थे, 8 अदर जो लीडर थे, ये क्या करते हैं, ये ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, ये ड्राफ्ट करते हैं, अच्छा ठीक है, समझ गए। फिर क्या होता है, 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, फिर 1931 में, कब, मैं 1931 की बात करूं, 1931 के अंदर कराची के अंदर सेशन था जिसके अंदर फ्रेमवर्क रखा जाता है। पहले क्या किया मोतीलाल नेहरू जी ने, जो बाकी के 8 लीडर थे क्या करते हैं, 1920 के अंदर ही क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। देखो ड्राफ्ट करते हैं, कौन कौन से बेसिक वैल्यूज की बात करते हैं वो भी हम समझेंगे, ठीक है, कुछ वो राइट्स की बात करते हैं। इसके बाद 1931 के अंदर क्या आता है, कराची के अंदर सेशन होता है जिसके अंदर फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क मतलब जो भी ड्राफ्ट किया उसको फ्रेमवर्क किया जाता है, ठीक है, क्या रहता है उसको फ्रेमवर्क कहते हैं। कब, 1931 के अंदर कराची के अंदर क्या होता है, कराची के अंदर होता है सेशन होता है, और कराची सेशन के अंदर क्या कहता है, फ्रेमवर्क किया जाता है, क्या कहता है, फ्रेमवर्क होता है, ओके, ठीक है। जब 1928 के अंदर जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया तो उस टाइम बोला था कि देखो जब हमारा कंट्री रिपब्लिक होगा तो पता चल ही गया था, क्योंकि भैया देखो अभी तो वो बात की बात है, वो अलग होता है, थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया था। तो इनको पता चल गया था देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आगे चल के इंडिपेंडेंस तो होगा, है ना, ऐसा था इनके अंदर, ऐसा कॉन्फिडेंस था हमारे लीडर्स के अंदर कि हम इंडिपेंडेंस तो लेंगे। इन्होंने बोला था जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस होता हमें कुछ ऐसे राइट है जिनको हमें डालना है तो डालना है। तो जिसमें सबसे पहले राइट्स की इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने बात की थी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जो सभी को देंगे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात की थी इन्होंने, ठीक है। उन्होंने भी बात की थी राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, फिर उन्होंने क्या बोला था, राइट टू फ्रीडम भी हम इसके राइट करेंगे, ये तो पक्का रखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में ये चीजें तो हम रखेंगे, ऐसा बोला था। ऐसा ड्राफ्ट जब किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तब रखा गया था 1928 में। तो उन्होंने बोला था हम क्या करेंगे, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, क्या बोलते हैं, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी की बात की थी, अच्छा ठीक है, समझिए, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी की बात की थी। उसके बाद बोला था प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, हम क्या करेंगे जो ऐसे माइनॉरिटीज उनकी हम राइट को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट भी तो करेंगे, ये भी हम उसके अंदर क्या करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला,
राइट टू, हाँ मतलब प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ मैन्युफैक्चरर, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज की बात की थी, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला था, इसके अलावा इन्होंने बोला था कि भैया बेसिक कुछ वैल्यूज भी रखेंगे, हम क्या कहेंगे, कुछ बेसिक वैल्यू रखेंगे, ठीक है। बेसिक वैल्यू क्या है वो तो ठीक है, ऐसा उन्होंने कुछ बोला था, ठीक है। मतलब ये बेसिक ये चीजें हम रखेंगे रखेंगे। जब हमारा जब क्या होगा, जब हमारा जब हमारी कंट्री जब रिपब्लिक होगी, जब हम इंडिपेंडेंस होगी, तो हमें कुछ बेसिक जो राइट्स होंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड तो करेंगे ही करेंगे, जिनमें सबसे पहले क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की थी, राइट टू फ्रीडम की बात की थी, इक्वलिटी की बात की थी, प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटी, और कुछ बेसिक वैल्यूज की उन्होंने बात की थी, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया, ठीक है। देखो कुछ यहाँ पे नंबर्स जैसे कि ईयर साल लिखा है, ये आपका एमसीक्यू में काफी हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। जैसे 1937 के अंदर क्या होता है, लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन कराया जाता है, क्या क्या होता है, इलेक्शन करते हैं, ठीक है, इलेक्शन किया जाता है। कब 1937 के अंदर क्या होता है, लेजिस्लेचर के लिए यहाँ पे क्या कंडक्ट किया जाता है, यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 19 इलेक्शन होता है प्रोविजनल, मतलब हम बोलते हैं प्रोविजनल लेजिस्लेचर, प्रोविजनल लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक, जिसके अंदर क्या होती है, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होती है, पहली बार डेमोक्रेटिक। देखो हम फुली डेमोक्रेटिक तो मतलब पार्शली डेमोक्रेटिक हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं 1970 सबसे पहले क्या था, हमारे कंट्री के अंदर लेजिस्लेचर के अंदर क्या होता है, इलेक्शन किया जाता है, जिसके अंदर ये गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेटिक। देखो फुली डेमोक्रेटिक नहीं है, फुली डेमोक्रेटिक नहीं, बस पार्शली डेमोक्रेटिक तो होती है, ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड कहाँ से, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंस्पायर्ड कहाँ से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें इसके अंदर जो हमें समझना है, वो समझना है वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर क्या समझना है, सीधा समझना है वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ वैल्यूज हैं। देखो ये वैल्यूज हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये वैल्यूज हमें देखने को मिलता है प्रीएम्बल के अंदर। प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल एक प्रीफेस है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। एक क्या होता है, माइंड मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो मेंबर थे उनका माइंड कैसा था, वो क्या चाहते थे, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्कोप क्या है, ये चीजें हमें कौन बताता है, प्रीएम्बल बताता है। तो हमें जब वैल्यूज की बात करते हैं तो कभी देखना ये हर एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट पेज के अंदर, मतलब फर्स्ट पेज के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाता है स्टार्टिंग के, कि उसके अंदर तुम्हें हर बुक्स के अंदर एनसीईआरटी में क्या है, प्रीएम्बल्स, ठीक है। तो प्रीएम्बल्स के अंदर हमें वैल्यू देखने मिलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या वैल्यूज हैं। तो पहला जो वैल्यू आता है, अगर मैं फर्स्ट वैल्यू की बात करता हूँ तो क्या होता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया। देखो बी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि भैया जो इंडिया के रहने वाले जितने भी जो पब्लिक है उनके पास क्या होना चाहिए, उनके द्वारा अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी सरकार को क्या कर सके, चुन सके, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं अगले जैसे दूसरे वैल्यूज की मैं बात करता हूँ, जैसे कि इसके अंदर जो सेकंड वैल्यू आता है सॉवरेन आता है, क्या होता है, सॉवरेन। ये सॉवरेन होता क्या है, चलो इसको समझते हैं, सॉवरेन होता क्या है, ठीक है। जैसे कि पहला था आ गया वी, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसी तरह से सॉवरेन क्या था, पीपल हैव अ राइट। देखो सॉवरेन का मतलब होता है, देखो हर कंट्री क्या होती है, सॉवरेन है नहीं सॉवरेन कब पता चलता है, जब भैया कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन पे किसी बाहरी लोगों का क्या ना हो, इंटरफेयर ना हो। जैसे कि फैमिली के अंदर मैटर्स होते हैं, हर फैमिली के अंदर बाहर का कोई बंदा मतलब बाहर का बंदा कोई इन्वॉल्व हो रहा, तो फिर सॉवरेन कहाँ है। मतलब मान लो फैमिली के अंदर जो मॉडल जो डिसीजंस होते हैं हम आपस में सभी लोग मिलकर ही लेते हैं, सब हर फैमिली के अंदर ऐसा होता है। ऐसे ही कंट्री लेवल पे बताएं, जैसे कि कंट्री कोई हमारी किसी, जैसे अब तुम्हें पता है कि रशिया और अमेरिका का कितना ज्यादा है रिश्ता, कैसा उनका रिलेशन है, सबको पता है ना। अगर मैं रशिया के साथ किसी चीज को लेकर मैं डील करता हूँ तो अमेरिका थोड़ी ना मुझे बोलेगा कि भैया तुम मत कर,
भैया फिर तो हम कहाँ रहे सॉवरन? सॉवरन का मतलब यही होता है कि जहाँ की जनता, जहाँ के जो लोग होते हैं, उस कंट्री के लोग होते हैं, उनके पास से राइट होता है डिसीजंस का। डिसीजन का राइट किन पर होता है? ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल मैटर्स के ऊपर। क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स के ऊपर होता है। पीपल हैव अ राइट, तो हम बोल सकते हैं पीपल हैव अ राइट। लोगों के पास क्या होता है? पीपल हैव अ राइट टू डिसीजन मेकिंग ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। जब क्या सके वो इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स में क्या लेके अपने डिसीजंस ले सके, मतलब बाहर के किसी और कंट्री को इंटरफेयर ना हो, तो हम उसको कहते हैं भैया सॉवरन। ठीक है, जिसकी भी हमें अंडरस्टैंडिंग हो। अगला हमारे पास आता है, अगली वैल्यूज की हम बात करते हैं, वो क्या होती है? सोशलिस्ट होती है। अगली जो वैल्यूज आती है हमारे पास क्या होती है? सोशलिस्ट होती है। ठीक है, क्या होती है? सोशलिस्ट होती है। सोशलिस्ट होती है। देखो सोशलिस्ट का मतलब होता है जो वेल्थ जो जनरेट होनी चाहिए ना, वो क्या होनी चाहिए? सोशली होना चाहिए, है ना, मतलब शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, शुड भी क्या होनी चाहिए? शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, शुड बी शेयर्ड इक्वली एंड इक्वली बाय सोसाइटी। जैसे कि हम लैंड्स की बात करते हैं, पहले क्या था? पहले लैंड का क्या था? जो लैंड थे ना, क्या था वो? पहले लैंड जो थे ज़्यादातर हमारे भारत में मोस्ट ऑफ द जो लैंड जो कैरी किया जाता, किसी मतलब ज़्यादा बोल सकते भैया 10% ग्रुप्स के पास ही थे, है ना, 10% ग्रुप्स के पास थे। तो फिर हमने क्या किया? फिर इंदिरा गांधी जी ने कुछ ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स किए जिसके अंदर क्या कर दिया? लैंड का कंसंट्रेशन कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? लैंड का पहले जो कंसंट्रेशन, अब इसको डिकंसंट्रेशन, मतलब कि डिकंसंट्रेशन कर दिया। मतलब कि जो लैंड है, जब क्या चाहिए वो लैंड अब किसके पास आ गई है? गवर्नमेंट के पास। ठीक है, जैसे कि रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी के द्वारा होना चाहिए एंड इक्वली। तो ऐसे कहते हैं सोशलिस्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि हम बात करते हैं जो रिसोर्सेज जो वेल्थ होती है कंट्री की, वो क्या होना चाहिए? जो उसका जो मतलब शुड बी शेयर्ड, मतलब शुड बी शेयर्ड बाय सोसाइटी, सोसाइटी के द्वारा शेयर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम इसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लैंड से रिलेटेड, जैसे ओनरशिप ऑफ लैंड जो रेगुलेट किस तरह चाहिए? गवर्नमेंट के द्वारा करना चाहिए। तो ये क्या है? सोशलिस्ट के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं, इसके अंदर बोल सकते हैं वेल्थ इज जनरेटेड, wealth is generated socially and should be shared by society, है ना, सोसाइटी की तरफ वो क्या होना चाहिए? शेयर होनी चाहिए। जैसे किसी के अंदर हम बात कर रहे थे, जैसे ओनरशिप ऑफ लैंड, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ओनरशिप ऑफ लैंड, ओनरशिप ऑफ जो लैंड है, लैंड का ओनरशिप किसके अंदर रेगुलेट होना चाहिए? रेगुलेट बाय, किसके द्वारा रेगुलेट होना चाहिए? रेगुलेट बाय गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होना चाहिए। या हम बोल सकते हैं इसी के अंदर और क्या चीज़ हम बोल सकते हैं? इसी चीज़ हम बोल सकते हैं कि रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटीज, जो सोशल इनइक्वालिटीज को भी क्या करें हमारे कंट्री जो गवर्नमेंट है रिड्यूस करें, है ना, जो सोशल इनइक्वालिटी जो हमारे पूरे सोसाइटी में रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। ठीक है, इसी के अलावा अगर हम आगे और समझें, अगर हम और समझें कि और हमारे पास क्या ऐसे वैल्यूज, जैसे हम बात करते हैं सेकुलर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सेकुलर की बात करते हैं। ठीक है, सेकुलर की, देखो सेकुलर का मतलब होता है सिटीजन। तो सेकुलर का मतलब होता है कि मतलब सिटीजन है किसी भी रिलीजन को क्या कर सकता है? अपने किसी भी रिलीजन को, उनके पास ये फ्री होते हैं, उनके पास ये मतलब राइट होता है कि किसी भी सिटीजन, कोई भी सिटीजन किसी भी रिलीजन को क्या कर सकता है? फॉलो कर सकता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। और सेकुलर का मतलब ये भी होता है कि भैया जो गवर्नमेंट होती है ना, क्या होती है? रिलीजियस से क्या होती है? सेपरेट होती है। मतलब कि किसी भी स्टेट की हम बात करते हैं, किसी स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। जैसे मैं अपने इंडिया की बात करता हूँ, हमारे इंडिया के अंदर कोई ऐसा है जो रिलीजन जो ऑफिशियली जो क्या आती है गवर्नमेंट उसको मान्यता देती है? नहीं है ना। तो हमारी जो कंट्री है वो क्या एक सेकुलर कंट्री भी है ना। और सेकुलर कंट्री का बस ये होता है कि भैया कोई भी सिटीजन किसी भी रिलीजन को क्या कर सकता है? फॉलो कर सकता है, उसके बाद एक फ्री एंड कंप्लीट राइट होता है। तो हम बोल सकते हैं सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम, सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम to follow any religion, 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 to follow any religi
रिलीजन, किसी भी रिलीजन को क्या कर सकता है, वो फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ आ गया। तो पहले हमने समझा वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर सॉवरेन समझा, फिर हमने सोशलिस्ट समझा, फिर हमने सेकुलर समझा। फिर अगला जो हमें इसके अंदर समझना वो हमें समझना है डेमोक्रेटिक, ठीक है। आगे और समझाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला इसके अंदर हम समझते हैं डेमोक्रेटिक, ठीक है। अगला क्या आता है, अगला आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक तो डेमोक्रेटिक तो बेसिक सा मीनिंग है, जिसमें क्या होता है, जिसमें डेमोक्रेटिक का मतलब होता है मतलब बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक फॉर्म होता है जहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, किसके द्वारा चुने जाते हैं भैया, वहां के जनता के द्वारा। कैसे चुने जाते हैं, वोट देके, है ना, जाते हैं ना वोट देने और अंगूठा दबा के आ जाता है, ठीक है। तो हम अब जा जाते हैं और हम क्या करते हैं, वोट के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं। वो क्या है, डेमोक्रेसी। ये भी एक वैल्यू हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला इसके अंदर बात करते हैं रिपब्लिक की बात। अब देखो रिपब्लिक क्या होता है, ठीक है। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, मैं बात कर रहा हूं हेड ऑफ द स्टेट। अगर हेड ऑफ द स्टेट इज अन इलेक्टेड पर्सन तो हम बोलेंगे भैया कंट्री है रिपब्लिक। जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट काफी सारे कंट्रीज में देखते हैं कि भैया इलेक्टेड पर्सन नहीं होता, हम बोलते हैं भैया रिपब्लिक नहीं है ना, हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक नहीं। जैसे कि हम बात करें कौन सा है वो, नॉर्थ, आई थिंक नॉर्थ या साउथ कोई कोरिया तो है जहाँ पे किंगडम है। वो क्या है, वहां पे तुमने देखा जो हेड ऑफ द जो पूरे कंट्री को कंट्रोल करे, क्या वो इलेक्टेड पर्सन है, तुम ही सोचो, है ना, तुम ही जरा देखो कि वो इलेक्टेड पर्सन तो नहीं है, तो क्या वो कंट्री रिपब्लिक है, नहीं है। तो रिपब्लिक कंट्री वही होती है जहाँ की हेड ऑफ द जो स्टेट होती है, हेड ऑफ द जो स्टेट होती है क्या होती है, एक इलेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होती है, एक इलेक्टेड पर्सन होता है। क्लियर हुआ, समझ आया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर अगला आता है डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक की बात कर रहा था, उसकी बात कर रहा था, रिपब्लिक की बात कर रहा था, ठीक है। तो रिपब्लिक मैंने क्या बोला, हेड ऑफ द स्टेट इज अन इलेक्टेड पर्सन। कौन होना चाहिए, वो एक इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं और बात करते हैं इसके अंदर, एक तो हमने क्या कर लिया, डेमोक्रेटिक समझ लिया, हमने रिपब्लिक समझ लिया। हम अब बात करते हैं जस्टिस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जस्टिस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो जस्टिस यहाँ पे अगला आता है जस्टिस। तुम ये सोचो जस्टिस होता क्या है, देखो जस्टिस क्या होता है, जस्टिस का मतलब होता है कि भैया सभी को इक्वली मानना, सभी को कानून की नजर से इक्वली मानना, चाहे वो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना, क्यों एक आम आदमी भी क्यों ना हो। अगर दोनों में से कोई भी किसी जुर्म को करता है तो उनको इक्वली सजा दी जाएगी, उनको क्या होगी, इक्वली सजा, ठीक है। वही कुछ है भाई, देखो जैसे कि मतलब प्रेसिडेंट के लिए ये कुछ अलग क्या होते हैं, इनके लिए कुछ अलग बेनिफिट्स होते हैं, इनके लिए कुछ क्रिमिनल इम्यूनिटीज दी जाती है, जो हमारा आर्टिकल 360 कहता है, वो हमें नहीं जानना। बस हमें इतना समझना है कि भैया यहाँ पर किसकी बात करें, हम यहाँ पे बात करें जस्टिस। जस्टिस का मतलब करता है मतलब कि सिटीजन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब कि जो सिटीजन है ना, कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ, जैसे कि ऑन द ग्राउंड ऑफ, जैसे रिलीजन की बात कर लेते हैं, मैं कास्ट की बात कर लेता हूँ, या मैं किसी जेंडर बेसिस, कोई किसी के साथ क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो जस्टिस का मतलब क्या है, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट करना, सभी के साथ क्या करना, इक्वल ट्रीटमेंट करना। जैसे हम बात करते हैं सिटीजन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, cannot discriminate on the ground of, जैसे कि हम बात करते हैं क्या, on the ground of caste, हम बात करें religion and gender, कोई भी इन ग्राउंड पे क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। और साथ में वो क्या बोल सकते हैं, इंश्योर, गवर्नमेंट शुड बी इंश्योर टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी, गवर्नमेंट शुड वर्क, या हम बोलते हैं गवर्नमेंट शुड वर्क, बोला कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, सभी को क्या मिले, एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, है ना, सबको बराबर मौका मिले। तो ये भी क्या है, जस्टिस का तो पार्ट है, सभी को क्या मिले, एक बराबर मौका मिले। तो गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए क्या करेगी, काम करेगी। तो गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर वेलफेयर, क्या करेगी गवर्नमेंट। तो जस्टिस कब मिलेगा, सबको बराबर कब मिलेगा, जब गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल।
वेलफेयर फॉर सभी के लिए, ठीक है। इसी तरह से हम आगे और वैल्यूज को हम इसके अंदर और हम ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने अब तक क्या बोला, डेमोक्रेटिक समझ लिया, ठीक है, रिपब्लिक भी समझ लिया, हमने जस्टिस भी समझ लिया। उसके बाद हम समझेंगे इसके अंदर लिबर्टी। देखो लिबर्टी क्या होती है? लिबर्टी का मतलब होता है भैया देखो, गवर्नमेंट ना कभी किसी भी पर्सन के ऊपर ना अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है कि व्हाट दे थिंक, क्या सोच रही है या क्या कर रही है, ठीक है, व्हाट दे थिंक, या उनकी जो थॉट्स होते हैं उनका एक्सप्रेस करने में कभी भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। वो क्या होती है? हमारी लिबर्टी होती है। लिबर्टी का मतलब होता है गवर्नमेंट कभी भी कोई ऐसा लॉ या ऐसा कोई बिल या कोई ऐसे रेगुलेशंस नहीं कर सकती है कि भैया किसी भी पर्सन के ऊपर उनके क्या सोच रहे हैं, वो उनके थॉट्स को एक्सप्रेस करने की जो अधिकार है उनके ऊपर कभी भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती है ना। इससे पहले पढ़ा होगा जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, उसको तो हमारे पास आर्टिकल 19 है ना, जिसमें क्या बात की गई, जिसमें बात की गई है राइट टू फ्रीडम, मतलब कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो वहां पे देखो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रीजनेबल। अगर अनरीजनेबल नहीं लगा सकते कि भैया कोई क्या पर्सन सोच रहा है, क्या पर्सन क्या करने जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, मतलब वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। तुमने देखा होगा, ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारी लिबर्टी की क्या होती है? मीनिंग होती है। तो हम ले सकते हैं गवर्नमेंट डू नॉट impose unreasonable restriction on किन के ऊपर? on people what they think and express their ठीक है। इन पर क्या नहीं लगा सकती गवर्नमेंट? किसी तरह का अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर सकती, ठीक है। वो रीजनेबल मैनर में कोई दिक्कत नहीं, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। वो क्या होती है? हमारी लिबर्टी की बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर और चीजें हम समझते हैं। और इसके अंदर और चीज हम समझते हैं। अगला 7, 8, 9, ठीक है। इक्वलिटी, एक हमारे पास क्या है? इक्वलिटी की बात करते हैं। देखो इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी हमारा आर्टिकल 40 से लेके 18 इक्वलिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी मतलब पता है ना, जैसे आर्टिकल मतलब कि इक्वलिटी के अंदर जो सबसे पहला आर्टिकल 14 जो क्या करता है, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कि कानून के हिसाब से हर पर्सन क्या है? बराबर है। कानून के हिसाब से हर पर्सन क्या है? बराबर है। अब बराबर का मतलब होता है कि देखो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो कितना भी अमीर आदमी हो, सभी के लिए कानून क्या है? बराबर है। सभी के लिए क्या है? जो लॉ है, जो हमारा कानून है, सभी के लिए क्या है? इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, जो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट चीजें इंश्योर करती है, गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम, सभी को बराबर मौका मिलेगा। यही क्या होती है? इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब ये भी हम बोल सकते हैं कि भैया कोई भी पर्सन किसी पर्सन के साथ में क्या नहीं करेगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड। 5 ग्राउंड की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 15 में हमें दिखने को मिलता है। आर्टिकल 15 एक कहता है भैया रेस के, एक कहता है प्लेस ऑफ बर्थ की बात करता है, फिर दूसरा बात करता है इसी के अंदर क्या बात करते हैं? कास्ट की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं और जेंडर की बात। इन 5 ग्राउंड के ऊपर कोई भी पर्सन किसी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, यही तो हमारी इक्वलिटी। तो इक्वलिटी के अंदर क्या है? ऑल पर्सन आर, जैसे हम बात करें इक्वलिटी में, ऑल पर्सन आर इक्वल, बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वल बिफोर लॉ, कानून से सभी लोग क्या है? बराबर है, ठीक है। और क्या है? गवर्नमेंट शुड ensure that equal opportunity की बात करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास लास्ट आता है कौन सा वैल्यू? फ्रेटर्निटी। कौन सी वैल्यू? वो फ्रेटर्निटी की बात करते हैं,
मीटर। ठीक है, ये देखो बहुत सिंपल है। देखो सभी बच्चे प्राइमरी स्कूल में तो पढ़े होंगे, है ना। प्राइमरी स्कूल में देखो, प्राइमरी स्कूल में जब भी क्या होता है, जब प्रेयर होता था हमारे टाइम पे क्या होता था कि जब प्रेयर होता था तो हमारे जो टीचर्स होते थे हमसे क्या करते थे, हमसे एक शपथ दिलाते थे। बोला जाता है कि हमारे देश के सभी लोग क्या है, भाई और बहन है। हमारे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब क्या है, भाई और बहन है। फ्रेटर्निटी यही तो है, सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं। फ्रेटर्निटी किसकी बात करता है, ये ब्रदरहुड की बात करता है। मैं अगर वन वर्ड में समझाऊं तो ये क्या है, ये ब्रदरहुड की तो बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ब्रदरहुड की। ब्रदरहुड जिसको हम बोलते हैं भाईचारा। ठीक है, भाईचारा। देखो जैसे इंटरनेट आजकल चल रहा है ना, भाईचारा ऑन द टॉप, ऐसे क्या, यही तो फ्रेटर्निटी है। ये किसकी बात करता है, ये ब्रदरहुड की बात करता है। किसकी बात करता है, ब्रदरहुड की बात करता है। तो ऑल ऑफ आस हम बोल सकते हैं बेसिकली, ऑल ऑफ मतलब कि ऑल ऑफ आस शुड बिहेव। तो all of us should behave we all are same family member we all are same family members। ठीक है, ये कहते हैं कि हमारे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी क्या है, सभी सेम फैमिली के मेंबर्स। इसलिए हमें क्या टर्म दिया, ब्रदरहुड का टर्म दिया है। ठीक है, आई होप कि आज जो चैप्टर हमने आज डिस्कस किया, इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक करिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स या कोई भी क्यूरीज हो इस टॉपिक्स या इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, कमेंट या क्वेश्चन अपना ड्रॉप कर दीजिएगा और मैं ट्राई करूँ उसको रिजॉल्व करने की। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ से इंस्पायर्ड है, एक तो है भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन। कहाँ से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और हम पार्लियामेंट्री, हम जैसे बात करते हैं, जैसे हम पार्लियामेंट्री की बात करें, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम ब्रिटेन है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन का, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन, हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो क्वेश्चन बिल ऑफ राइट्स की हम बात करते हैं, बिल ऑफ राइट्स इंस्पायर्ड, बिल ऑफ राइट से इंस्पायर्ड है। ठीक है, यूएस से, जब हमने कहा ये यूएस से है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ब्रिटेन हो गया और बिल ऑफ राइट्स हो गया, उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, मतलब कि सोशलिस्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन हो गया और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिल ऑफ राइट की बात करें और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सोशल रिवोल्यूशन रशिया। ठीक है, रशिया। ठीक है, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन सभी चीज़ों को पता ही, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो काफ़ी सारे हमने कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, उनमें से जो अच्छा है उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया, हमने कंसिडर किया। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमारे इंस्पायर्ड कहाँ से, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला जाता है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ऐसा मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने ये इंस्पायर्ड है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन का हमने किया। हम बिल ऑफ राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सोशलिस्ट जो है रेवोल्यूशन जो है रशिया से हमने क्या किया, ये हमारे क्या है, हमने ये सब हम इंस्पायर्ड है। ठीक है, आगे और समझते हैं इसी के अंदर। एक हम समझेंगे इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट, क्या समझेंगे इसके अंदर हम, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की हम बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की हम बात करने जा रहे हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है क्या, बेसिकली इट इज अ इलेक्टेड बॉडी। क्या है, एक इलेक्टेड बॉडी है। ठीक है, बेसिकली इट इज अ इलेक्टेड बॉडी, एक इलेक्टेड बॉडी है। ठीक है, जिसका मेन पर्पस इज टू ड्राफ्टेड, क्या करना, ड्राफ्ट करना, ड्राफ्ट मतलब कि मेन पर्पस इज टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना, ड्राफ्ट करना। जब देखो जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना, कोई चेंज करना, ठीक है, ये सब क्या होती है, ड्राफ्ट होती है। ठीक है, तो ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, ठीक है,
तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक बॉडी है, एक इलेक्टेड बॉडी है जो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को ना क्या करती है, ड्राफ्टेड करती है, उसके अंदर चेंज करना, अमेंडमेंट जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, या उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना, ये सब चीजें क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली करती है। कौन करती है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली करती है। और जरा इसके अंदर कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए जो सबसे पहला जो इलेक्शन हमारे इंडिया में कंडक्ट किया था 1946 में किया था। 1946 में सबसे पहले इलेक्शन कंडक्ट किया था। कब, 1946 में इलेक्शन कंडक्ट किया गया था। अच्छा ठीक है, उसके बाद जरा समझते हैं 1946 के बाद इलेक्शन कंडक्ट किया था, फिर 19, फिर हम क्या बात करें, फिर उसी 1946 में दिसंबर में क्या सबसे फर्स्ट मीटिंग होती है, क्या होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है दिसंबर में। कब, दिसंबर में, दिसंबर में। अच्छा ठीक है, ये भी हम समझ गए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसी में और कुछ फैक्ट्स ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे, इसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स थे, मैं मेंबर्स की बात करूँ, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर थे 29 थे, 299 मतलब 299 थे, ठीक है। तो यहाँ पे 299 क्या थे, इसके अंदर क्या थे, मेंबर थे। और ऐसा बोला जाता है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 2 साल 11 मंथ और 18 डेज का टाइम लगा था। क्या लगा था, 18 डेज का टाइम लगा था, ठीक है। और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था बना कब, ठीक है, इसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर किया, हमने इसको अडॉप्ट किया है 26 नवंबर 1949 को। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया हमने 26 नवंबर 1949। बट हमने इम्प्लीमेंट कब किया इसको, है ना, हमने इसको लागू कब किया है, हमने इसको लागू किया 26 जैन 1950। ये कुछ बेसिक ना क्या है, बेसिक फैक्ट्स है जो आपको पता हो चाहिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जब एमसीक्यू क्वेश्चन जब फ्रेम किया जाए उसमें ये सब चीजें डाल सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ये सब चीजें थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके, अब हमारा ये टॉपिक भी क्या हो रहा है, कंप्लीट होता है। अब हम आगे के टॉपिक्स को भी हम समझेंगे, ठीक है।